अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज शामिल है इसका सेकंड पार्ट। और पार्ट 1 में हम संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी संरचना और इसके बैकग्राउंड तथा इसके महत्व पर विचार विमर्श कर चुके हैं। और उसी पार्ट 1 में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग या एजेंसी महासभा पर भी विचार किया था। इस पार्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ के शेष 5 अंगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इनमें सबसे पहला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति एवं सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण निकाय अथवा अंग है। और इसके महत्व एवं कार्यों की दृष्टि से इसे दुनिया का पुलिसमैन या पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसकी संरचना में आरंभ में 11 सदस्य थे, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 11 से 15 की गई। यानी स्थायी सदस्यों की संख्या आरंभ में भी 5 थी और वर्तमान में भी 5 है, जबकि अस्थायी सदस्य आरंभ में 6 थे और बाद में 4 बढ़ा करके इस संख्या को 10 तक किया गया। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। स्थायी सदस्य ही सुरक्षा परिषद के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय करते हैं। और स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र बारी बारी से, क्रम से, रोटेशन पीरियड से प्रत्येक महीने इसकी अध्यक्षता करता है। सुरक्षा परिषद की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शन। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व को बनाए रखना। इसका अर्थ है कि दुनिया के सभी देशों में जो भी राजनीतिक, आर्थिक विवाद हैं, उन विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद ही उत्तरदायी संस्था है। सुरक्षा परिषद सदस्य राष्ट्रों से शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपील करता है। और यदि कोई राष्ट्र सदस्य है इस संगठन का और तब वह चार्टर के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता है, सुरक्षा परिषद के आदेशों की बार बार अवहेलना करता है, तब सुरक्षा परिषद उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है और उस पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि हमने देखा कि ईरान ने जिस प्रकार से एनरिचमेंट यूरेनियम कार्यक्रम चलाया और उसने सुरक्षा परिषद के आदेशों का बार बार उल्लंघन किया, इसलिए सुरक्षा परिषद ने ईरान पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए। इसी प्रकार वर्तमान में उत्तर कोरिया आए दिन अपनी ICBM मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है और परमाणु बम में हाइड्रोजन बम के परीक्षण कर चुका है और सुरक्षा परिषद ने उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद उस राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है, यानी उसके खिलाफ सैनिक रूप से कठोर कार्रवाई करके उसे दंडित भी किया जा सकता है। चूंकि इसका मुख्य कार्य शांति, सुरक्षा, स्थायित्व बनाए रखना है, इसलिए इस कार्य के हेतु इस प्रकार के लिए इसको उत्तरदायी किया गया है। सुरक्षा परिषद ही दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए पीस मिशन, शांति मिशन भेजती है और भारत ने इसके शांति मिशनों में आरंभ से लेकर के वर्तमान तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरक्षा परिषद की शक्तियों, कार्यों के संबंध में वीटो शक्ति महत्वपूर्ण है। इस वीटो शक्ति को डबल वीटो या दोहरी वीटो शक्ति भी कहा जाता है। वीटो का अर्थ होता है मना करना, निगेट करना या निषेध करना। अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार के रूप में वीटो शक्ति प्राप्त है। और ये वीटो शक्ति 2 तरीके से कार्य करती है। सबसे पहले इन 5 सदस्यों के मध्य अगर किसी विषय के सिलेक्शन में, यानी कौन से विषय को विचार के लिए लाया जाए, अगर उस पर आम सहमति नहीं बनती है, तब कोई भी एक सदस्य उस पर वीटो कर देता है, मना कर देता है कि मैं इससे एग्री नहीं हूं, तब उसे फर्स्ट वीटो कहा जाता है। और जब किसी विषय पर एग्रीमेंट हो जाता है, सहमति हो जाती है और बाद में उस विषय को प्रक्रियागत रूप से, प्रोसीजरल रूप से जब उसे लागू किया जाता है, फाइनली जब उसका अप्रूवल देना होता है, तब भी अगर 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य अगर एग्री नहीं करता है, सहमत नहीं होता है, तब वह इसको मना कर देता है और उसे कहते हैं सेकंड वीटो। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा किसी विषय के संबंध में 2 प्रकार से मना किया जा सकता है और अपनी असहमति व्यक्त की जा सकती है। इसे डबल वीटो या दोहरी वीटो कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद को दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। यानी सुरक्षा परिषद सभी सदस्य राष्ट्रों पर इसके निर्णयों को और सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्यता पैदा करती है। अगर कोई राष्ट्र इसकी अवहेलना करता है, तब सिक्योरिटी काउंसिल के खिलाफ कठोर राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। आर्थिक प्रतिबंधों के अंतर्गत उस राष्ट्र के साथ आयात निर्यात को बैन किया जाता है और उस राष्ट्र को दी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता को अवरुद्ध किया जाता है।
सुरक्षा परिषद चूंकि विश्व के मामले में दुनिया के पुलिसमैन की तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यही कारण है कि इसकी वर्तमान में भूमिका को देखते हुए इसमें सुधार की अपील की जा रही है। चूंकि सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र पूरे विश्व के संदर्भ में है, जबकि इसकी संरचना में केवल 15 सदस्य ही शामिल हैं, जिनमें से स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्य 10 हैं, और अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात नियुक्त किए जाते हैं। यानी अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा की जाती है, और इसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए अब इसमें सुधार की अपील की जा रही है, क्योंकि दुनिया के 200 से अधिक राष्ट्रों के संबंध में अगर आपको निर्णय करना है तब सुरक्षा परिषद का डेमोक्रेटिक बेस, लोकतांत्रिक आधार बड़ा होना चाहिए, अर्थात इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो सभी निर्णय पारदर्शी आधार पर होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, और दुनिया के सभी राष्ट्रों के द्वारा उनमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। किंतु पिछले 70 वर्षों के समय में देखा गया है कि सुरक्षा परिषद ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय दिए उनमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, निजी स्वार्थ और हितों को ध्यान में रख करके कई बार निर्णय किया है। जैसे चीन के द्वारा वीटो शक्ति का जो प्रयोग किया गया है वो अधिकांशतः भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर है। यानी जब भी सुरक्षा परिषद ने इन दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव पास करने का प्रयास किया, चीन ने उसे वीटो किया है, और सोवियत संघ ने सर्वाधिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया है और चीन ने वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे कम किया है। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति के कारण इसके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है, और इसे दुनिया के पश्चिमी राष्ट्रों और स्थायी राष्ट्रों के प्रभुत्व के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए इसमें पर्याप्त रूप से सुधार किए जाने आवश्यक हैं, और इसकी सुधार को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव एवं सुझाव समय समय पर आए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सुझाव ग्रुप ऑफ 4 समूह 4 ने प्रस्तुत किया है। समूह 4 भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों का एक संगठन है, और इस संगठन ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को 15 से बढ़ाकर 25 करने का सुझाव प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्थायी सदस्य जिनकी संख्या अभी 5 है उसे बढ़ाकर के 11 तक किया जाएगा, यानी 6 नए सदस्य जोड़े जाएंगे, और अस्थायी सदस्य संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। किंतु ग्रुप ऑफ 4 के प्रस्ताव पर अभी कोई आम सहमति नहीं बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने ही समूह 4 के इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया है। इसी प्रकार अन्य सुझाव भी इसकी सुधार और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रदान किए गए हैं, किंतु स्थायी सदस्यों के प्रभुत्व के कारण इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है। जब तक सुरक्षा परिषद अपने निर्णयों के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत नहीं करती है और पूरे विश्व का जनमत और उसका विश्वास अगर उसमें नहीं बनता है, तब तक इसकी कार्यप्रणाली को लेकर के एक मत एक राय व्यक्त नहीं की जा सकती। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद के निर्णयों को वर्तमान में पारदर्शी नहीं माना जाता है। सुरक्षा परिषद के पश्चात अगला जो मुख्य अंग है, एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो है सामाजिक आर्थिक परिषद, सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल। सामाजिक आर्थिक परिषद क्या है? सामाजिक आर्थिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक मामलों पर महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसकी संरचना, सामाजिक आर्थिक परिषद की संरचना में आरंभ में 18 सदस्य थे और वर्तमान में सदस्य संख्या को बढ़ा करके 54 तक किया गया है। सामाजिक आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन या नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है, और इन सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, और सेवा मुक्त हुए सदस्यों को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस प्रकार इन सदस्यों का कुल कार्यकाल, ड्यूरेशन या टेन्योर 3 वर्ष का होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद की वर्ष में 2 बार मीटिंग्स होती है, और ये मीटिंग्स 2 अलग अलग शहरों में होती है। अप्रैल के महीने में इसकी मीटिंग जिनेवा शहर, न्यूयॉर्क शहर में होती है, और जुलाई में इसकी मीटिंग स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित की जाती है। सामाजिक आर्थिक परिषद की कार्यप्रणाली या कार्य बहुत विस्तृत है, यानी दुनिया में शांति सुरक्षा के लिए केवल राजनीतिक मामलों का ही ठीक होना जरूरी नहीं है, विभिन्न राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विवादों का
पर्याप्त समाधान होना भी आवश्यक है। अगर सदस्य राष्ट्रों की सामाजिक आर्थिक समस्याएं प्रतिकूल हैं, तब गारंटीड विश्व में शांति सुरक्षा का एनवायरमेंट स्थापित नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह परिषद सामाजिक आर्थिक मामलों का अध्ययन करती है और उनमें सुधार हेतु विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करती है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को सामाजिक आर्थिक मामलों में कार्य करने के लिए यही परिषद ऑथराइज है। और दुनिया में जितने भी एनजीओ गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं और उन सभी गैर सरकारी संगठनों से रिपोर्ट प्राप्त करती है या प्राप्त करने के पश्चात उन पर अपना फाइनल कमेंट दे करके उसे सुरक्षा परिषद महासभा को प्रस्तुत करती है। और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में तथा मानवाधिकारों की रक्षा के मामले में इस परिषद की रिपोर्ट को काफी अहम माना जाता है। अगला जो अंग है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सक्षम राष्ट्र या विकसित राष्ट्र कमजोर और अल्प विकसित राष्ट्रों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। यानी न्यासता, ट्रस्टीशिप एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि दुनिया के सक्षम और विकसित राष्ट्रों को तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों को, राष्ट्रों को ऐसे व्यक्तियों और संगठनों राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए, यह मान करके ये हमारे न्यास हैं और हम इनके मालिक हैं, स्वामी हैं। जब तक कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्र सक्षम नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते और अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्त और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अपना ट्रस्ट मान करके कार्य करते रहना चाहिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात एक समस्या यह उत्पन्न हुई कि दूसरे विश्व युद्ध के समापन के पश्चात दुनिया के ऐसे विभिन्न राष्ट्र थे जो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे और उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि वो स्वयं के संसाधनों से अपने देश का विकास नहीं कर सकते थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात इस सिद्धांत को लाया गया कि दुनिया के विकसित राष्ट्र ऐसे राष्ट्रों को गोद लेंगे और उन्हें अपना ट्रस्ट मान करके उनके विकास होने तक, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने तक उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। न्यास परिषद की संरचना में 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया। ऐसे राष्ट्र जिन्हें दुनिया के कुछ कमजोर और अल्पविकसित राष्ट्रों को न्यास के रूप में प्रदान किया गया, यानी उन्हें आपको मदद करनी है। दूसरे ऐसे राष्ट्र थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र थे जो इस संबंध में निगरानी संबंधी कार्य करते थे। तीसरे ऐसे राष्ट्र थे जो विभिन्न प्रकार से बाहर से तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। किंतु वर्तमान में न्यास परिषद की प्रासंगिकता उतनी नहीं रह गई है क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं बचा है जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सक्षम नहीं हो। इसलिए वर्तमान में न्यास परिषद की प्रासंगिकता, रेलिवेंसी काफी कम हो गई है और अब इसका महत्व नगण्य है, नेग्लिजिबल हो गया है। किंतु अभी है प्रतीकात्मक रूप में सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में बनी हुई है। सचिवालय, सेक्रेटारिएट क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग या एजेंसी सचिवालय है। सचिवालय का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी अंग और एजेंसी हैं उनमें जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं उन सभी अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी कार्य करने वाली संस्था। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसका जो अध्यक्ष है वो महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है और महासचिव एक से अधिक बार टेन्योर के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यानी वो एक से अधिक बार भी महासचिव बन सकता है। सामान्यतः महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले वह स्वयं रिजाइन कर सकता है अथवा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से उसे टर्मिनेट कर सकती है, बर्खास्त भी कर सकती है। महासचिव की शक्तियां एवं कार्य, चूंकि महासचिव सचिवालय का अध्यक्ष होता है और सचिवालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों और एजेंसियों को कर्मचारी एवं अधिकारियों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस रूप में महासचिव का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो महासचिव विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। पहला, बजट संबंधी वित्तीय कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रति 2 वर्ष बाद निश्चित किया जाता है। बजट निर्धारित करने में, बजट के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने में
महासचिव की भूमिका और इसका अनुमोदन महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शनिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव दुनिया के सभी राष्ट्रों में राजनीतिक विवादों के संबंध में शांति की अपील करता है और सुरक्षा परिषद को यह सिफारिश करता है कि सुरक्षा परिषद राजनीतिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु अग्रसर होकर के कार्रवाई करे तथा महासचिव इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के मध्य कोऑर्डिनेशन, समन्वय का भी कार्य करता है और महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें पूरी तरह से क्रियान्वित कराने के लिए भी उन देशों के साथ विचार विमर्श करता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रदान करता है। सचिवालय में अभी तक जितने भी महासचिव बनाए गए हैं, प्रथम महासचिव से लेकर के वर्तमान महासचिव का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले महासचिव बनाए गए थे 1940 में नॉर्वे के त्रिगवेली। उनके पश्चात दूसरे महासचिव बने स्वीडन के डॉग हैमरशोल्ड। डॉग हैमरशोल्ड इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तीसरे महासचिव बने पेरू के पेरेज द कुइवर। चौथे महासचिव बनाए गए ऑस्ट्रिया के कुर्ट वाल्डहेम। पांचवें महासचिव बने मिस्र देश के बुतरस गाली। छठवें महासचिव बने घाना के कोफी अन्नान। ये 2 बार महासचिव बनाए गए और वर्तमान में महासचिव हैं दक्षिण कोरिया के बॉन की मून और यह भी दूसरे कार्यकाल के लिए कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम अंग और एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर या मुख्य प्लेस हॉलैंड या नीदरलैंड के शहर द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कंपोजिशन और संरचना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है और इन 15 न्यायाधीशों का टेन्योर कार्यकाल 9 वर्ष का होता है तथा इन 15 न्यायाधीशों में से 1/3 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात रिटायर हो जाते हैं और इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है तथा 15 न्यायाधीशों के न्यायालय की जब मीटिंग होती है तब इन्हीं में से एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कंपोजिशन इसके 15 न्यायाधीशों के आधार पर ही निर्धारित होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जब महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देता है तब इसके कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या हमेशा न्यायालय में उपस्थित हो, जिसे कोरम कहा जाता है। यानी 15 में से 9 न्यायाधीश हमेशा इसकी गणपूर्ति के रूप में कोरम व्यवस्था के लिए आवश्यक है और अगर 9 न्यायाधीश उस दिन उपस्थित नहीं है तब इसकी मीटिंग कार्रवाई नहीं होगी और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाएंगे। जिस प्रकार भारतीय संसद में कार्यप्रणाली के लिए कोरम की व्यवस्था की गई है, वैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रावधान लागू होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और इन कार्यों को करने के लिए उसे शक्ति प्राप्त होती है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कानूनों और कन्वेंशन से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन इसके कार्यप्रणाली के आधार पर, स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार का होता है। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य करता है या इसे 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार भी कहा जा सकता है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, वॉलंटियर ज्यूरिसडिक्शन, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कुछ ऐसे कार्य करता है जिनमें सदस्य राष्ट्र अपने न्यायिक विवादों एवं राजनीतिक विवादों को अपनी इच्छा से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तब न्यायालय आम सहमति से उस मामले में निर्णय दे सकता है। दूसरा कार्य होता है, दूसरा क्षेत्राधिकार है अनिवार्य क्षेत्राधिकार, एसेंशियल ज्यूरिसडिक्शन। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के मामले में जब निर्णय देता है तब वो निर्णय उन सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होते हैं, अनिवार्य होते हैं और उन्हें अगर वो सदस्य राष्ट्र मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, तब सुरक्षा परिषद उनके खिलाफ सैन्य एवं आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। यानी अनिवार्य क्षेत्राधिकार को बाध्यकारी माना जाता है। और तीसरा मुख्य कार्य होता है परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यानी सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा विभिन्न राजनीतिक एवं नीतिगत मामलों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श, एडवाइस प्राप्त करती है, किंतु इसके द्वारा दिया गया एडवाइस बाध्यकारी नहीं होता है, ये केवल सलाहकारी नेचर का ही होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अभी
जितने भी निर्णय दिए हैं उन निर्णयों को सदस्य राष्ट्रों के द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अरब इजराइल के मामले में अभी तक जो भी निर्णय दिया है उसे लागू नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उत्तर कोरिया, लीबिया, क्यूबा और भारत पाकिस्तान के मामले में जो भी शांतिपूर्ण प्रस्ताव संबंधी निर्णय दिए उन्हें इन राष्ट्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा ही पूरी तरह से मान्यता प्रदान नहीं किए जाती उन्हें, और उनका उल्लंघन किया जाता है तथा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों की हमेशा अवहेलना करते रहते हैं। इस रूप में इसकी जो कार्यप्रणाली है और संगठन है उसे कमजोर माना जाता है। यही कारण है कि भारत जैसे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य अंगों की कार्यप्रणाली को ज्यादा बेटर, बाध्यकारी और प्रभावी बनाए जाने के लिए प्रयास आरंभ किए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सभी 6 अंगों में बुनियादी रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि दुनिया के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके 6 अंगों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सदस्य राष्ट्र इसके आदेश का उल्लंघन करता है तब इस संस्था का स्वरूप और प्रभाव इससे कमजोर होता है। इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी 6 एजेंसियों को पूरी तरह से कवर किया है। और इसको सुनने के पश्चात जवानों इसको लाइक कर देना और अन्य लोगों को इसको आगे जाकर के सेंड कर देना। और अगले वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित इनडायरेक्टली जुड़ी हुई एजेंसी और अंगों पर बात करेंगे।